दिल्ली में पिछले साल फरवरी के दौरान हुए दंगे सुनियोजित थे। ये बात दंगे की घटना किसी प्रतिक्रिया में नहीं हुई थी। एक मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज में दंगाई लाठी डंडे तलवार लिए नजर आ रहे हैं। ये टिप्पणी दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतनलाल की हत्या के मामले में की गई। हाईकोर्ट ने इस मामले में एक आरोपी मोहम्मद इब्राहिम की जमानत भी खारिज कर दी। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली दंगों से जुड़े कई मामलों में दिल्ली पुलिस की भूमिका पर सवाल उठा चुका है। सौरभ शुक्ला हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए, सीधे उनके पास चलते हैं। सौरभ, उस वक्त भी कई सवाल उठे थे जब देश की राजधानी कई दिनों तक जलती रही और दंगाई सड़क पर लोगों की जान लेते नजर आए। आज सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा? देखिए, ये पूरा मामला है वो एफआईआर नंबर 60 है, जिसमें दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतनलाल की हत्या कर दी गई थी। साथ में 2 सीनियर आईपीएस अधिकारी दिल्ली पुलिस के घायल भी हुए थे। इस मामले में दिल्ली कोर्ट पहले कई आरोपियों को बेल दे चुकी है, लेकिन ये सुनवाई में 2 आरोपी थे, जिसमें एक को बेल दी और एक की बेल रिजेक्ट कर दी। इसका नाम मोहम्मद इब्राहिम है। इनकी तरफ से दलील दी गई थी कि ये जो रतनलाल है उनकी मौत गन शॉट यानी बंदूक की गोली लगने से हुई है और जो आरोपी इब्राहिम है वो वहां पर मौजूद नहीं था। दिल्ली पुलिस ने एक सीसीटीवी फुटेज पेश किया था कोर्ट में शारिक, जिसमें इब्राहिम तलवार लिए नजर आ रहा है और इब्राहिम की तरफ से दलील दी गई कि तलवार वो क्राइम सीन पर मौजूद नहीं था और साथ ही साथ उसकी जो रतनलाल है उनकी मौत तलवार की चोट से नहीं हुई है। जिस पर कोर्ट ने कहा कि आप कैसे कह सकते हैं, क्योंकि आपने तलवार आपके हाथ में क्यों थी और आप अपने घर से 1.5 किलोमीटर निकल करके जो मौका वारदात है चांदबाग वहां पर क्यों गए। तो इसी को लेकर के दिल्ली पुलिस ने तल्ख टिप्पणी की है कि ऐसा नहीं था कि जो दिल्ली के दंगे हुए वो किसी एक्शन की या किसी घटना की प्रतिक्रिया के रूप में हो गए। पूरी तरीके से दंगे प्लान किए गए थे। दंगाइयों के हाथ में लाठी डंडे तलवार तक थी और जो बुलेट भी फायर किए गए पुलिस पर और पुलिस को बेरहमी से पीटा भी किया। तो जाहिर सी बात है शारिक की सवाल जो दिल्ली पुलिस की तरफ से ये उठाया जाता रहा है। उन्होंने तमाम चार्जशीट में भी ये कहा है कि दिल्ली दंगे गढ़े गए थे और तो उसको भी कोर्ट ने बल दिया है और ये जो टिप्पणी है इसके बहुत बड़े मायने भी निकल करके सामने आते हैं कि जब दंगे प्लान किए जा रहे थे तो दिल्ली पुलिस ने क्या तैयारी की। 24, 25, 26 3 दिन दिल्ली उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों की आग में जल रही थी और दिल्ली पुलिस की तरफ से बहुत ज्यादा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। दिल्ली दंगों की सुनवाई को लेकर के दूसरे भी कई मामलों में शारिक दिल्ली पुलिस पर सवाल उठते रहे हैं। यहां तक कि एक केस जो हम लोगों ने कवर भी किया है, कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस पर 20,000 रुपए का फाइन लगाया गया था। एक और दूसरा केस जो कल कोर्ट में आया है उसमें दिल्ली पुलिस के एक आईओ पर कोर्ट ने 5,000 रुपए का फाइन लगाया और कोर्ट ने कहा है कि जो दिल्ली दंगों की सुनवाई हो रही है उसे दिल्ली पुलिस गंभीरता से ले और कहा है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो भी 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है वो जो जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर है उसकी सैलरी से काटें और 5,000 रुपए प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा करवाएं। तो दिल्ली दंगों की जांच को लेकर के दिल्ली पुलिस पर अक्सर सवाल उठते रहे हैं और कोर्ट ने भी ये साफ किया है कि जो दिल्ली के दंगे थे वो सुनियोजित थे और पूरी तरीके से गढ़े गए थे, हथियार इकट्ठा किए गए थे और सीसीटीवी फुटेज से ये भी स्टैब्लिश हो रहा है कि दिल्ली पुलिस पर दंगाइयों ने हमला किया था। शारिक, शुक्रिया सौरभ। तो कई सवाल दिल्ली पुलिस पर भी उठे। पहले जब योजना बन रही थी तब कहां थी, जब दंगे हो रहे थे तो काबू में करने में क्यों नाकाम रही और बाद में जांच में कोताही या फिर कहें लापरवाही को लेकर जुर्माना भी लगा। राजधानी दिल्ली में गैंगवॉर की वारदातें कम होने का नाम नहीं ले रही। कल नजफगढ़ इलाके में खारा रोड पर कार सवार बदमाशों ने कार में सवार एक शख्स पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मामला गैंगवॉर से जुड़ा है। मंडेला खुर्द का रहने वाला 20 साल का मृतक टिंकू गैंगस्टर मंजीत महल के गैंग से जुड़ा था। हत्या का आरोप मंजीत के विरोधी नंदू गैंग पर है। मौके से पुलिस को 8 खाली कारतूस और एक कट्टा बरामद हुआ। इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में नामी गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस वारदात में दोनों हमलावर भी मारे गए। मुकेश सिंह सेंगर हैं इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए, सीधे उनके पास चलते हैं। पुलिस नाकाम है या लापरवाह? देखिए, जिस तरह से दिल्ली में गैंगवार हो रहे हैं और पिछले दिनों भी काफ़ी गैंगवार हुए हैं, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं उनके मन में पुलिस का खौफ नहीं है। कल हमने देखा कि किस तरह से एक i10 कार में सवार 20 साल का जो टिंकू खरब था
उसको स्विफ्ट कार में सवार 2 बदमाशों ने उसकी कार को ओवरटेक किया और उस पर लगातार 8 राउंड फायरिंग की, जिसमें 6 गोलियां उसको लगीं और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद ये बदमाश वहां से निकलकर भाग गए। पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद किया। बाद में पता चला कि जो टिंकू खरब जो मृतक था वो मंजीत महल गैंग से जुड़ा हुआ है। मंजीत महल भी दिल्ली का एक बड़ा गैंगस्टर है और ये उसी की गैंग से जुड़ा हुआ है। और बाद में ये मालूम चला कि इस पर जो हमला करने वाले हैं वो नंदू गैंग के हैं। नंदू भी एक दिल्ली का गैंगस्टर है। तो इस तरह से अलग अलग गैंग्स में लगातार गैंगवार हो रहे हैं। खास बात यह है कि जितने भी बड़े क्रिमिनल या जो गैंगस्टर्स हैं वो इस समय तिहाड़ जेल में हैं और तिहाड़ जेल में रहकर ही वो लगातार अपने गुर्गों के जरिए बाहर लोगों की हत्याएं करवा रहे हैं, जबरन वसूली कर रहे हैं। तो ये सारी घटनाएं लगातार हो रही हैं और सारे बड़े गैंगस्टर जेल में रहकर ये सारे काम करवा रहे हैं। जी शुक्रिया मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो दिल्ली पुलिस की नाकामी एक के बाद एक इसी तरह से उजागर हो रही है और दिल्ली में गैंग वॉर हर दूसरे दिन की कहानी है। यूपी के प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी की मौत की जांच कर रही सीबीआई आनंद गिरी, अद्या तिवारी और संदीप तिवारी को नैनी जेल से पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। कल कोर्ट ने इन तीनों को सीबीआई रिमांड में भेजने का आदेश दिया था। महंत नरेंद्र गिरी ने अपनी सुसाइड नोट में इन तीनों को उन्हें खुदकुशी के लिए मजबूर करने का जिम्मेदार बताया था। ऐसे में इस मामले की जांच कर रही सीबीआई के लिए इन तीनों आरोपियों से पूछताछ करना बेहद अहम है। इस बीच महंत मौत की जांच में जुटी सीबीआई ने अपना काम तेज कर दिया है। अब तक की जांच में पता चला है कि महंत की मौत के वक्त मठ में लगे 15 सीसीटीवी कैमरे खराब थे। यूपी सरकार ने आईएएस अफसर इफ्तिखारुद्दीन के उस वायरल वीडियो की जांच के लिए एसआईटी बना दी है जिसमें उन्हें अपने सरकारी बंगले में धार्मिक प्रवचन करने का आरोप है। उन पर इफ्तिखारुद्दीन 1985 बैच के आईएएस अफसर हैं। वह इस वक्त यूपी ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन में चेयरमैन है। वो 17 फरवरी 2014 से 22 अप्रैल 2017 तक कानपुर के कमिश्नर थे। ये वीडियो उसी वक्त का है। कमाल खान है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के, सीधे कमाल के पास चलते हैं। कमाल, इस तरह से बैठकर प्रवचन देना या कुरान की आयतें सुनाना बहुत आम सी बात है, लेकिन ऐसा क्या है इस वीडियो में जिसको लेकर जांच बैठा दी गई है? ये देखिए, ऐसा है कि वो बीजेपी के कुछ स्थानीय नेता, कुछ और लोगों ने ये मुख्यमंत्री से शिकायत की है और हो सकता है जिन्होंने की हो वो क्या कह रहे हैं वो ये भी नहीं समझ पा रहे होंगे। वो जहां तक हमें समझ में आ रहा था, वीडियो में ऑडियो बहुत बेहतर नहीं थी, हम उसको पूरा सुन नहीं पाए, लेकिन हमें लगा कि वो कुरान की सूरह निसा की 170वीं आयत सुना रहे थे कुछ, और उसकी तफसीर, उसका कुछ इंटरप्रिटेशन बता रहे थे। तो घर के अंदर बैठ करके अपने धर्म के लोगों के साथ कोई अपने पैगंबर या खुदा की महानता बताना या अपने धर्म की कोई बड़ाई करना, ऐसे कोई अपराध के दायरे में नहीं आता है। लेकिन कोई एक और शख्स, उनके साथ कोई वक्ता हैं जिनके बारे में ये आरोप लगाया गया है कि वो कुछ धर्म परिवर्तन की बात कर रहे हैं, और जब वो कह रहे हैं इस तरह की बातें, उस समय वो आईएएस वहां पे मौजूद थे। तो इस वजह से ये उनका वीडियो जो वायरल हो रहा था, तो पहले कानपुर पुलिस ने वहां पे अपने एक अफसर को इसकी जांच सौंपी थी और ट्वीट किया था कि उस वायरल वीडियो की हम जांच करा रहे हैं कि ये वीडियो सही है या नहीं, और इसमें कोई अपराध बनता है या नहीं बनता है। लेकिन एक इतने सीनियर आईएएस अफसर के बारे में लगे चार्जेस के ऊपर उनसे किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मांगी गई है, सीधे एसआईटी जांच बिठा दी गई है, जिसके एक डीजीपी लेवल के और एक एडीजी लेवल के 2 पुलिस के अफसर जो हैं वो इसकी जांच करेंगे। शुक्रिया कमाल। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब से आज ईडी दफ्तर में पूछताछ हो रही है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनिल परब को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी के दफ्तर रवाना होने से पहले अनिल परब ने कहा उन्हें नहीं पता उन्हें क्यों बुलाया गया।
लेकिन जो भी सवाल पूछे जाएंगे उनका वो जवाब देंगे। अनिल परब को इससे पहले 31 अगस्त को ईडी ने समन किया था, लेकिन तब उन्होंने आधिकारिक कामकाज का हवाला देते हुए पेश होने से इनकार कर दिया। मैं आज ईडी के ऑफिस में जा रहा हूं। मैंने पहले भी बताया था कि मेरे हाथ से कोई गलती नहीं हुई है और इसलिए मैं आज जो मुझे सवाल पूछे जाएंगे उसका जवाब देने जा रहा हूं। मुझे अभी तक मालूम नहीं है कि मुझे क्यों बुलाया है, लेकिन वहां पर जाने पर पता चलेगा। तो जो सवाल पूछेंगे उसका मैं जवाब दूंगा और मैं पूरा कोऑपरेट करूंगा।